अथर्व एकेडमी से मोहन मोदी अपने इस लेक्चर के साथ, हिंदी के एक नए वीडियो के साथ फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिससे कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या आप काफ़ी दूर हैं तो आपको कुछ हद तक आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी क्यूरीज जो आपकी तैयारी कर रहे हैं उसमें इसका बेनिफिट्स मिले। बट सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑफलाइन क्लास अगर आप ज्वाइन करते हैं, आते हैं यहाँ, तो यहाँ वही चीज़ काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आती है। क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स की भी एक अपने आप में सीमा होती है, लिमिट होती है। यहाँ कम समय में हम जल्दी जल्दी वो चीज़ समझाते हैं, जबकि वही चीज़ विस्तार के साथ क्या है, ऑफलाइन लेक्चर के अंदर वो चीज़ आपको दी जाती है। अपनी क्यूरीज आप जो है वो हमसे पूछ सकते हैं ऑफलाइन लेक्चर्स में। यहाँ जो लेक्चर आपके सामने चला गया ऑनलाइन में, वो चीज़ आपको वैसे ही मिलती है। अपनी क्यूरीज आप हम उस तक पहुँची नहीं पहुँची कुछ नहीं कह सकते, और मैं उसका रिप्लाई कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ वो भी नहीं कह सकते। बट ये है कि आप हमारे आमने सामने अगर बैठेंगे ऑफलाइन क्लास में तो आपकी हर सारी क्यूरीज सॉल्व होती है। सभी परेशानी आपकी क्या है, काफ़ी हद तक आपकी जो है, जो भी परेशानी है, आपको दिक्कतें आ रही हैं, वो पूरा का पूरा एट ए टाइम सॉल्व कर दिया जाता है और काफ़ी डिटेल में वो चीज़ आपको दी जाती है। खैर चलिए, अभी आपके सामने जो मैं एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ पीएससी के अंतर्गत, वो एक विषय आता है संक्षेपण। संक्षेपण का अपने आप में विशिष्ट महत्व है। संक्षेपण का क्या महत्व है, बहुत सारे बच्चों की क्यूरीज आती है मेरे पास, पूछा है कि सर संक्षेपण कैसे किया जाता है, संक्षेपण करने का क्या तरीका है, क्या नियमावली है, क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से करते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। तो बच्चों, संक्षेपण देखिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि केवल उसको 15 से 20 मिनट के लेक्चर में मैं आपको समेट दूँ, पर हाँ फिर भी तरीका मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि तरीका क्या है। बाकी करना है आपको तो आप कर सकेंगे, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे सामने बैठेंगे ऑफलाइन क्लास में तो मैं काफ़ी अच्छे से क्या करवा पाऊँगा, आपको बहुत अच्छे से उसको बता पाऊँगा कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, क्योंकि उसमें समय लगता है। उसे 15 से 20 मिनट में इस प्रकार से समेटना संभव नहीं हो पाता। फिर भी चलिए एक छोटी सी कोशिश आपकी इस परेशानी को सॉल्व करने की मैं करता हूँ। पहली बात तो हम जानते हैं कि संक्षेपण या भाव संक्षेपण होता क्या है, किसे कहते हैं हम संक्षेपण। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, संक्षेपण का अर्थ होता है दिए गए विषय को छोटा कर देना, संक्षिप्त रूप में लिखना, संक्षेप में कहना किसी चीज़ को, किसी विस्तारित भाग को, उसमें से अनावश्यक बातों को हटाकर केवल मूल मुद्दे की बात को बोलना, मूल बातों को पेश करना जो है वो जिसके माध्यम से होता है उसे संक्षेपण कहते हैं, है ना। अनावश्यक बातों को हटाकर लगभग 1/3 शब्द, है ना, 1/3, 1/3 शब्दों में क्या कर देना, प्रधान आवश्यक और मुख्य बातों को कहना ही क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। किसी भी विस्तृत सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य हो सकता है, पत्र व्यवहार, लेख, हर जगह संक्षेपण की आवश्यकता हमको होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति के पास समय नहीं इतना कि आपके लंबे चौड़े भाषण को क्या करेगा, वो पढ़ेगा। आपने मेन मुद्दे की बातें उसको बता दी, बस समझ में आ गई बात को, सामने वाले ने, आपका भी समय बचा, सामने वाले का भी समय बचा, है ना। इसलिए संक्षेपण हमारे लिए बहुत आवश्यक है। संक्षेपण का अंग्रेजी रूपांतरण कहलाता है प्रेसी, ठीक है। संक्षेपण पे काफ़ी देखिए कई लोगों को लगता है कि संक्षेपण है, अन्वय है, सारांश है, भावार्थ है, आशय है, ये सब चीज़ें एक ही है, एक दूसरे के पूरक है, पर नहीं, इन सब में भी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ संक्षेपण और आशय में अंतर। संक्षेपण और आशय में क्या अंतर है, आशय में संपूर्ण कथन या गुण वाक्य या पदों का स्पष्टीकरण किया जाता है। जो भी कथन दिया है, जो भी चीज़ आपको दी है, सब चीज़ का स्पष्टीकरण करेंगे, हर चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे। जबकि संक्षेपण में क्या करना है, स्पष्टीकरण करने की जरूरत ही नहीं है, आपको केवल मूल मुद्दे की बात उठानी और लिख देना है, वो आपका संक्षेपण हो गया। फिर कुछ लोग कहते हैं सर संक्षेपण और सारांश में क्या अंतर है। संक्षेपण और सारांश में भी अंतर बता रहा हूँ। सारांश में केवल मुख्य तथ्य का अत्यंत संक्षेप में लिखा जाता है। सारांश जो होता है वो आधा होता है, जो आपका पैराग्राफ है उस पैराग्राफ का आधा होता है, मूल मुद्दे की बात उसमें होती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है।
पर संक्षेपण में क्या होता है, केवल क्रमबद्ध रूप में हम केवल मूल बातों को ही लिखते हैं, ये 1/3 होता है। मतलब कह सकते हैं कि सारांश से भी छोटा क्या होता है, संक्षेपण होता है। सारांश का अनुपात क्या होता है, 3:1 या 10:1 का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर संक्षेपण जो होता है वो हमेशा 1/3 होगा। संक्षेपण और अन्वय, अन्वय में मूल अवतरण के मुख्य और गौण भावों को लिखा जाता है, जबकि संक्षेपण में सारे भावों को, गौण भावों को क्या कर दिया जाता है, छांट दिया जाता है। केवल मुख्य भाव ही ग्रहण किए जाते हैं, बाकी सारे भाव क्या कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। संक्षेपण और भावार्थ में अंतर, दोनों में मूल अवतरण के भाव विचारों को संक्षिप्त रूप में ग्रहण किया जाता है। भावार्थ में लेखन की कोई सीमा नहीं होती है, लिखते जा रहे हैं, चाहे जितना लिख रहे हैं, वो पल्लवन बन जाता है कई बार तो भावार्थ, है ना। जबकि संक्षेपण में ऐसा नहीं होता, संक्षेपण केवल 1/3 होता है और केवल मूल मुद्दे की बातों को लिए हुए होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं संक्षेपण के प्रमुख गुण, कि संक्षेपण के प्रमुख गुण क्या होते हैं। पहली चीज तो उसमें पूर्णता होना चाहिए। संक्षेपण आप कर रहे हो, मूल मुद्दे की बातें रख रहे हो और उसका पैराग्राफ बना रहे हो, बट वो बात अपने आप में पूरी होना चाहिए, अधूरी नहीं हो। तो संक्षेपण अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। संक्षेपण को स्वयं में पूर्ण होना चाहिए। ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी आवश्यक विचार आपका छूट न जाए। आवश्यक अनावश्यक विचारों की पहचान का आपका अभ्यास करने से संभव हो पाएगा कि अब कौन सा जो लाइन है आपके लिए आवश्यक है, कौन सी लाइन आपके लिए अनावश्यक है। उसमें से केवल आवश्यक तथ्यों को रखो और अनावश्यक तथ्यों को आप हटाओ, और जो लिखो सीक्वेंस में लिखो और पूर्णता दो उसको। मतलब संक्षेपण अपने आप में पूर्ण होता है, पूर्णता इसकी का पहला गुण है। संक्षिप्तता, सीधी सी बात है, संक्षेपण है, संक्षिप्त तो होगा ही, ठीक है। तो संक्षेपण का ये एक प्रधान गुण है। सामान्यतः संक्षेपण मूल का 1/3 होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। संक्षेपण में व्यर्थ के शब्द जो काम के नहीं है, ऐसे शब्दों को, ऐसे उदाहरणों को, दृष्टांतों को, विशेषण या व्याख्या जो आपके मूल मुद्दे से अलग हट के जा रही है, उन सबको क्या कर दिया जाता है, उसमें से हटा दिया जाता है। तो केवल मूल मुद्दे को रखना ही ये कहलाता है। स्पष्टता, आपकी भाषा स्पष्ट हो, सरल हो, इसका विशेष ध्यान रखोगे। लिखे गए विचार और भाव स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए संक्षेपण की केवल समय उसे पढ़ते से ही क्या हो जाए, सामने वाले को समझ में आ जाए कि आप उसमें क्या कहना चाह रहे हो। अनावश्यक या बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले शब्दों को उसमें शामिल नहीं करना चाहिए। शुद्धता, संक्षेपण के भाव और भाषा क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। किसी भी ऐसे वाक्य या ऐसे शब्दों को शामिल नहीं करना है जिससे कि संशय की स्थिति उसमें उत्पन्न हो। भाषा सरल हो, कोई कठिन भाषा, कठिन शब्द या इस प्रकार के वाक्यों या किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करना जिसमें कि सामने वाला जो है वो उलझ कर रह जाए। सरल भाषा कि आसानी से पढ़कर वो समझ में आए। प्रवाह और क्रमबद्धता, प्रवाह मतलब एक फ्लो होना चाहिए, क्रमबद्धता मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए। ये नहीं कि आपने आखिरी की बात पहले बोल दी और पहले की बात आखिरी में बोल दी, नहीं। जिस प्रकार से टीवी सीरियल देखते हैं आप, एक के बाद एक सब चीज़ें लगातार एक के स्टेप बाय स्टेप आती है ना, एपिसोड के हिसाब से, ऐसे ही ये भी एक प्रकार से इसी प्रकार का क्रमबद्धता होना चाहिए। जैसा पैराग्राफ दिया है उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, जो है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है आपका सारे पॉइंट वैसे ही बनाकर क्या करने हैं, लिखने हैं, बट संक्षिप्त रूप में लिखना है। चलिए अब इसके नियम। मूल अवतरण जो भी पैराग्राफ आपको दिया गया है, कम से कम 3 से 4 बार क्या करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है। 3 से 4 बार ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस पर आधारित है और उसमें क्या क्या खास बातें हैं। फिर भावार्थ को समझ लिए कि आपको क्या उसमें समझ में आया। 3 से 4 बार पढ़ोगे तो नेचुरल सी बात है, आपको इतना समझ में आ ही जाएगा कि मेन बातें उसमें क्या है। उसमें से महत्वपूर्ण शब्द क्या क्या हैं, वाक्य क्या है, कौन कौन से टुकड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको क्या कर लीजिए, आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए। संक्षेपण के अंतर्गत मूल अवतरण का संक्षिप्त किया जाता है, इसलिए उसमें अपनी ओर से टीका टिप्पणी खंडन मंडन आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है कि मेरे विचार से ऐसा हो, मैंने ऐसा सोचता हूँ, नहीं। आप कुछ सोचते हो नहीं सोचते हो, जो उसमें दिया है उसको उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। आपको अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ना तोड़ना नहीं है। रेखांकित वाक्य शब्द अंशों के आधार पर संक्षेपण की क्या करना है, आपको रूपरेखा तैयार करना चाहिए। जरूरत के मुताबिक उसमें जोड़ घटाव किया जा सकता है, लेकिन अपने विचार नहीं जोड़ देना है। संक्षेपण का मूल अवतरण का 1/3 होना चाहिए। शब्दों की संख्या पहले से निर्धारित कर दी गई हो तो उसी के अनुसार संक्षेपण करना चाहिए। मतलब आपको जो पैराग्राफ दिया गया है संक्षेपण करने के लिए, उस पैराग्राफ के शब्दों को भी गिन लीजिए। गिनने के बाद उन शब्द के जब पैराग्राफ खत्म हुआ है उसके आखिरी में उसके शब्द लिख दीजिए छोटा कोष्टक बनाकर। तो उन शब्दों के आधार पर आपको पता चल जाएगा कि आपका संक्षेपण आपको कितने शब्दों में समेटना है।
तो शब्दों का ध्यान रखते हुए क्या करिए, आपको समझिए। आप संक्षेपण में जो शब्द है 1/3 उससे छोटा लिख सकते हो, पर कोशिश करिए कि 1/3 से ज़्यादा शब्द आपके नहीं होना चाहिए। सब कुछ हो जाने के बाद संक्षेपण का एक टाइटल देना है, आपको शीर्षक देना है। शीर्षक छोटा हो और सभी तथ्यों का उसमें क्या है, पूरे पैराग्राफ पर क्या किया गया है वो बेस्ड हुआ हो। ठीक है। संक्षेपण की शैली क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए। संक्षेपण में विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब फालतू चीज़ों का प्रयोग उसमें नहीं करना है। सिंपल सरल भाषा में केवल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बातें जो हैं उन्हें शामिल कर देना है, क्योंकि 1/3 में समेटना और सारी चीज़ों को ले लेना ये इतना आसान कार्य भी नहीं होता। इसमें आपको ध्यान से काम करना होगा। संक्षेपण करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि वे शब्द लिए जाएं जो अर्थ व्यंजना में सहायक हो। मतलब कोशिश ये करना चाहिए कि ऐसे शब्दों को शामिल करें जो बहुत महत्वपूर्ण हो और जिनकी ज़रूरत हो। ठीक है। ऐसे अनर्थ प्रकट करने वाले या दूसरे अनावश्यक शब्दों का प्रयोग इसमें हमको नहीं करना है। चलिए, फिर मुहावरे, कहावतें, इन सब का प्रयोग यदि आपको इसमें कोशिश करिए कि नहीं है। अलंकार वगैरह इन चीज़ों का प्रयोग आपको नहीं करना है। भाषा सरल सुगम रखना है आपको। व्याकरण के नियमों के अनुसार लिखा जाना है संक्षेपण आपका, है ना। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। वाक्य आपके छोटे छोटे होना चाहिए, लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग इसमें आपको नहीं करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। संक्षेपण में लिखे हुए वाक्य जो है वो इस प्रकार के हों कि स्पष्टीकरण जिनका क्लियर हो। ऐसा ना हो कि मूल मुद्दे की बात ही कहीं रह गई या आपके कुछ मेन पॉइंट से क्या हो गया, आपके छूट गए। ऐसा करने में आपका संक्षेपण अधूरा लगेगा, कुछ खाली खाली सा लगेगा। ठीक है ना। चलिए, पुनरुक्ति दोष ना हो, कहने का मतलब इसमें बार बार रिपीटेशन वाली बात ना हो। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना है। एक बार आपने जो बात कह दी है उसको दूसरी बार नहीं लिखना है। संक्षेपण के अंत में क्या करना है, शब्दों की सीमा, आपने कितने शब्दों में आपका संक्षेपण निपट गया है वो उसमें बताने की कोशिश जरूर करिए। मतलब छोटा कोष्टक बनाकर आप शब्द सीमा लिख दीजिए। चलिए, ये तो सारी बातें मैंने बता दी। संक्षेपण आपके 2 प्रकार के होते हैं, पत्राचार मूलक संक्षेपण जिनका प्रयोग हम लेटर वगैरह में करते हैं। ठीक है। और स्वतंत्र विषय मूलक संक्षेपण। ठीक है। इसमें भी हम देखें तो पत्राचार वाला जो है 2 प्रकार का होता है, प्रवाह संक्षेपण, तालिका संक्षेपण। प्रवाह संक्षेपण में हम क्या करते हैं, पत्रों वगैरह में इसका प्रयोग करते हैं, जहाँ पर हमको शॉर्ट में पूरा लिखना होता है पत्र वगैरह, वहाँ पर केवल मूल बातें लिखनी होती है, तो वो सब चीज़ों में क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तालिका वाले में क्या करते हैं, कॉलम बना के तालिका बना के टेबल बना के जिसको हम बताएं वो तालिका वाला संक्षेपण होता है। ठीक है। तो संक्षेपण में ये बात ध्यान रखना है, अनेक शब्दों का प्रयोग करना है, अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हो, अगर आपका मेन पैराग्राफ में ऐसा लिखा है अपनी भलाई चाहने वाला, तो आप इतने सारे शब्दों को हटाकर क्या लिख सकते हो, उसकी जगह स्वार्थी लिख सकते हो। अंडे से उत्पन्न होने वाला अगर मान लो आपके पैराग्राफ में शब्द दिया गया है, तो डायरेक्ट इन सब शब्दों को हटाकर आप उसकी जगह केवल अंडस डाल सकते हो। जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर। जिसका पति मर गया हो, विधवा। जिसके समान को दूसरा ना हो, अद्वितीय। कहने का मतलब इतने सारे शब्दों को हटाकर हम उसकी जगह एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग इसमें हम कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, आपके सामने मैं एक आध एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर आप दिख रहा होगा, आपको एक उदाहरण दिया है। जिस व्यक्ति को अपने देश की भाषा का ज्ञान नहीं, अपने रीति रिवाजों परंपराओं का परिचय नहीं, अपने देश की कला के प्रति आदर नहीं, और जो अपनी धार्मिक या आध्यात्मिक निधि से गौरवान्वित नहीं, वह निश्चयी नर नहीं, नर पशु के समान है। ये आपको एक पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ का आपको संक्षेपण करने के लिए कहा है। तो आप पहले शब्द गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44, लगभग 44-45 शब्द दिए हैं। 45 शब्द दिए हैं, तो आपका संक्षेपण लगभग 15 शब्दों के अंतर्गत आना चाहिए। अब क्या बोला उसने, जिस व्यक्ति को अपने देश की भाषा का ज्ञान नहीं, अपने रीति रिवाजों परंपराओं का परिचय नहीं, अपने देश की कला के प्रति आदर नहीं, और जो अपनी धार्मिक आध्यात्मिक निधि से गौरवान्वित नहीं, वह निश्चय ही नर नहीं, नर पशु है। क्या करेंगे, इसका संक्षेपण कैसे बनाएंगे? देखिए, इसका संक्षेपण आपके सामने यहाँ बनाया गया है। जिस मनुष्य को अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं, वह नर नहीं, पशु समान। इतनी सारी चीज़ों को मिलाकर केवल एक शब्द लगा दिया, संस्कृति। तो हमें ये लिखने की जरूरत ही नहीं जो उसने इतना सारा दिया।
संस्कृति से आपको सब कुछ पता चल गया कि हाँ उसमें क्या है, संस्कृति शब्द के अंतर्गत भाषा का ज्ञान भी आ गया, रीति रिवाज आ गए, परंपरा आ गई, सब कुछ आ गया। तो यही है कि जिस व्यक्ति को अपने संस्कृति का ज्ञान नहीं, वरना नहीं पशु है। ये आपके 15 शब्दों से भी क्या हो गया, कम का संक्षेपण हो गया, है ना। तो आपको इसी प्रकार से क्या करना है, शॉर्ट में बनाना है। फिर से देखिए एक उदाहरण आपके सामने, गत वर्ष दिल्ली में रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और जापान आदि अनेक देशों के प्रतिनिधि साहित्यकार एकत्र हुए और उन्होंने साहित्य संबंधी विविध विषयों पर विचार विमर्श किया। कितने शब्द हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 शब्द, लगभग 27-28 शब्द। मतलब आपका संक्षेपण 9-10 शब्दों के अंदर आपका समझ जाना चाहिए, इससे ज़्यादा फिर आपको लंबा खींचना नहीं है। तो अब आपका टॉपिक क्या है, गत वर्ष दिल्ली में रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और जापान आदि अनेक देशों के प्रतिनिधि साहित्यकार एकत्र हुए और उन्होंने साहित्य संबंधी विविध विषयों पर चर्चा की। ये आपका विषय दिया है। कैसे लिखेंगे इसको, गत वर्ष दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन हुआ। देशों के नाम नहीं लिखने, देशों के नाम की जगह हमने क्या डाल दिया, केवल अंतर्राष्ट्रीय शब्द डाल दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय शब्द डाल दिया तो उतने सारे देशों के नाम लगाने की जरूरत ही नहीं है, है ना। यहाँ पर अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग करना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लगा देने वाली बात। तो उससे क्या हो जाएगा, वो सारी चीजें हटकर एक संक्षिप्त एक शब्द में हमारी बात कही जाएगी। तो हमने बस वही ये गत वर्ष लगाया, दिल्ली में, देशों के नाम न लगाए, अंतर्राष्ट्रीय। अब वो सारे जितने लोग विद्वान इकट्ठे होंगे तो एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए इकट्ठे नहीं होंगे, नेचुरल सी बात है कि इकट्ठे होंगे सारे विद्वान, तो साहित्यिक सम्मेलन तो होगा ही होगा वहाँ पर। तो हम क्या बोल रहे हैं, गत वर्ष दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन हुआ। अब देखो पॉइंट गिन लो आप, गत वर्ष दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारी तो लिमिट 9-10 तक थी, पर हमने 8 ही शब्दों में क्या कर दिया, उसको समेट दिया। और हमारी बात भी मुद्दे की जो थी वो क्या हो गई, पूरी हो गई। हमारी बात भी अधूरी नहीं है उसके अंदर, हम जो चाहते थे वो सारी बात हम कह चुके और हमारी लिमिट में हमारी बात खत्म हो गई। इसी तरह से आप क्या करना है, आपको सब चीज़ों को, जो भी पैराग्राफ आपको दिया जा रहा है, छोटा बड़ा जो भी है, उससे आप काफ़ी अच्छे से पढ़िए, 4-5 बार पढ़िए, अनावश्यक बातों को हटाइए, मेन मुद्दे की बातों को आप उसमें अंडरलाइन करिए, ठीक है। और फिर उस पर फोकस करते हुए सीक्वेंस वाइज क्या करिए, उसका संक्षेपण बनाने की कोशिश करिए। तो याद रखिएगा कि 1/3 के अंदर आपका संक्षेपण आपको कंप्लीट करना है, टाइटल का नाम भी देना है, ये सारी बातें आपको इसमें करनी है। अब जैसे देखिए बड़े बड़े भी आते हैं, ये बड़ा कहा गया, अब ये बड़ा वाला इतना सारा आपको दे रखा है प्रैक्टिस के लिए, ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, ये आपको खुद पढ़ना है। ये देखो मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया, टाइटल देने के बाद इसका मैंने ये संक्षेपण दे दिया इसका, फिर ये बड़ा सारा कथन दे दिया, बड़ा सारा पैराग्राफ दे दिया। अब बड़े सारे पैराग्राफ को आप, मैं इसमें अभी नहीं करवा पाऊंगा, आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, मैंने तरीका बता दिया है। इसमें आप क्या करिएगा, इसको पूरा 4 से 5 बार पढ़िएगा। 4-5 बार आप जब इसको पढ़ोगे ना, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसका आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो टाइटल बना सकता है। तो आपका टाइटल बना दिया, टाइटल के बाद उसका जो है वो अपन क्या करेंगे, 1/3 पार्ट में उसका संक्षेपण कर देंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको संक्षेपण के मिलेंगे और संक्षेपण जरूर अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि पीएससी के लिए संक्षेपण बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास करके ये इसलिए इम्पॉर्टेंट रखा जाता है संक्षेपण और पल्लवन, कि जब आप अधिकारी बन जाते हो तो सबसे पहले आपका काम पड़ता है पत्रों को लिखना या पत्रों का संपादन करना। पत्रों के संपादन में आप लंबी चौड़ी बातें न करके मूल मुद्दे की बात करना सीखो। इसलिए संक्षेपण बहुत आवश्यक है कि आप कम से कम शब्दों में अपनी बात कैसे कहोगे। अधिकारी से बात करोगे या आप खुद पत्र लिखोगे तो कम से कम शब्दों में अपनी बात किस प्रकार से कह पाओगे, ये हमको संक्षेपण सिखाता है। ये कला हमको संक्षेपण से सीखने को मिलती है। इसलिए संक्षेपण पीएससी वालों के लिए, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। प्रैक्टिस करते ही आपको ये चीज़ें आएंगी, अदरवाइज आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। तो मैंने उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में मैंने संक्षेपण से संबंधित बहुत सारी क्यूरीज आपकी सॉल्व की है। आपको अब आगे संक्षेपण करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएंगी। फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो मैं फिर से वही कहूँगा, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करिए। ऑफलाइन क्लासेस में आपको काफ़ी डिटेल में, काफ़ी विस्तार के साथ एक एक चीज़ आपको कराई जाती है, समझाई जाती है, जिससे कि आपकी क्यूरियस बनने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगे तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको समय समय पर हमारे बनने वाले वीडियोस के, आने वाले लेक्चर्स के आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें, आपका कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज विदा लेता हूँ आपसे। फिर अगले लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को शुभ संध्या।